हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में ज्योग्राफी का क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया था जिसका नाम था अक्षांश एवं देशांतर। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जा करके उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें मैंने अक्षांश और देशांतर को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जब आप उस चैप्टर को समझ पाओगे तभी आप इसको समझ पाओगे। ठीक है, जब तक आप वो वीडियो नहीं देखोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले बस यही रिक्वेस्ट है आपसे, उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। पृथ्वी की गतियों के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो देखो, पृथ्वी जो होती है वो दो तरीके की गति करती है। दो तरीके की गति करती है, बस आप समझना इस चीज को। तो गति कैसे करती है, देखो, एक तो करती है परिक्रमण गति, एक करती है परिभ्रमण गति। अब देखो, परिक्रमण और परिभ्रमण में मतलब क्या होता है। परिक्रमण को परिक्रमण जो होती है हमारी, उसका मतलब होता है किसी के चारों ओर चक्कर लगाना। जैसे मान लीजिए कि ये एक सन मान लो, इसको सन मान लो, और ये मान लीजिए ये यहाँ पर ये पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी क्या करेगी, जब इसके चारों ओर सन के चारों ओर चक्कर लगाएगी, सन के चारों ओर चक्कर लगाएगी ऐसे घूमते हुए। ठीक है, घूमते हुए चक्कर लगाएगी, तो हम उसको कहेंगे परिक्रमण गति। क्या कहेंगे उसको? परिक्रमण गति हम कहेंगे। ठीक है, एक तो गति ये हो गई किसी के चारों ओर घूमना, वो कहलाता है परिक्रमण। समझ गए? और एक होता है परिभ्रमण। परिभ्रमण या इसको हम कह देते हैं घूर्णन। क्या कह देते हैं इसको? घूर्णन भी कह देते हैं। घूर्णन का मतलब ये होता है, जैसे आपने लट्टू देखा होगा। लट्टू आपने लट्टू क्या करता है? लट्टू अपने जगह पर घूमता है, अपनी अक्ष पर घूमता है। तो लट्टू जिस तरीके से घूमता है उसको हम कहते हैं घूर्णन गति। तो पृथ्वी की गति दो प्रकार की हो गई, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। घूर्णन गति को हम परिभ्रमण गति भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, आपको परिभ्रमण भी वो दे सकता है, इस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक, अब देखो, अब हम आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर देखो, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। ये तो हम बता ही चुके थे आपको पिछले वीडियो में जब मैंने आपको पढ़ाया था। पृथ्वी का जो अक्ष होती है वो एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब मैं आपको ये चीज समझा दूं, ये कहना क्या चाह रहा है, इसको पहले हम मिटा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझो। देखो, यहाँ पर ये मान लो कि ये अगर पृथ्वी हो गई हमारी, तो ये जो है इसकी अक्ष इस तरीके से नहीं जाती है, बिल्कुल सीधी नहीं जाती है। ठीक है, इसकी अक्ष जो है इस तरीके से जाती है। आपने मेरी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर के देखिए, मैंने बताया उसमें। इस तरीके से उसकी अक्ष निकल के जाती है। तो ये जो अक्ष है ना, ये इसके कक्षीय सतह से कितने का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे देखो, ये वाली यहां से ये क्या करेगी, ये जो कोण बनेगा, ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला जो कोण बनेगा वो आपका बनेगा कितना? 66.5 डिग्री का कोण बनेगा। या आप कह सकते हो कि ये वाला जो कोण बनेगा, ये वाला कोण, ये 23.5 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 23.5 डिग्री का कोण बनेगा। ये वाला कोण बनेगा 66 डिग्री का, और ये वाला जो कोण बनेगा वो आपका बनेगा 23.5 डिग्री का। तो ये कक्षीय सतह से कितने कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ एक ही भाग पर सूर्य की रोशनी पड़ती है। अभी मैं इसको डिटेल में नीचे बताऊंगा। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जो भाग सूर्य की तरफ पड़ता है वहां पे दिन होगा। और जो दूसरा भाग होता है जो सूर्य से दूर होता है, जहां तक प्रकाश सूर्य का नहीं पहुंचता, वहां पर क्या होती है? रात होती है। ठीक है, तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन एवं रात को विभाजित करता है उसे हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसे आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक चीज और देख लेना यहाँ पे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। यहाँ पे हम लगभग यूज कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली 24 घंटे का समय नहीं लेती, वो 23 घंटे कुछ मिनट का समय लेती है, लेकिन हमने यहाँ पे लगभग मोटा मोटा 24 घंटे मान लिया। घूर्णन के समय
काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है, ठीक है। पृथ्वी की दैनिक गति क्या है? घूर्णन गति को हम पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं, क्योंकि रोज जो है अपना एक घूर्णन 24 घंटे में पूरा कर लेती है, इसीलिए इसको दैनिक गति कहा गया है। अब यहाँ पे एक चीज आपने देखी थी कि सूर्य के सिर्फ आधे भाग में दिन होता है और दूसरी तरफ रात होती है। ये क्या कैसे पॉसिबल होता है? देखो ये इसको समझने के लिए आप एक चीज समझो। तो यहाँ पे ये फिगर दिखाया गया है और इस फिगर में आप समझना कि जैसे ये यहाँ पर पृथ्वी हो गई, ये हमारी पृथ्वी दिख रही है आपको, ये पूरी पृथ्वी है, ठीक है। अब होगा क्या इस पृथ्वी पर, जब ये सूर्य है, सूर्य अब ये पृथ्वी घूमती भी है, पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। पृथ्वी क्या कर रही है? घूम रही है। पृथ्वी पूरब से पश्चिम घूमती है, पश्चिम से पूरब घूमती है। तो नीचे एक कमेंट करके आप बताना, क्योंकि ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, जब ये पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूमेगी, इस तरीके से घूमेगी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो कभी कभी तो ये होगा कि कभी इसका ये वाला आधा भाग यहाँ पे सूर्य के सामने आ जाएगा, तो यहाँ पे दिन हो जाएगा। और जब जो भाग सूर्य के सामने नहीं होगा, वहां पे क्या हो जाएगी? रात हो जाएगी। अब फिर कुछ 12 घंटे बाद क्या होगा, ये वाला भाग, क्योंकि पृथ्वी लगातार घूम रही है, ये वाला भाग आगे आ जाएगा और ये वाला भाग जो है आपका पीछे चला जाएगा। तो इस वाले भाग पे दिन हो जाएगा, इस वाले भाग पे रात हो जाएगी। तो इस तरीके से दिन और रात का चक्कर होता है, वो किसके कारण होता है? पृथ्वी की दैनिक गति, मतलब पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, देखो यहाँ पे एक चीज और समझनी है आपको। अगर आपको अभी भी समझ में ना आया तो आप ऐसे कर लीजिए कि आप मान लो कोई आप एक बॉल ले लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बॉल ले ली और यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, इस बॉल पे आप टॉर्च मार रहे हो, इस बॉल पे क्या कर रहे हो आप? टॉर्च मार रहे हो। जब आप टॉर्च मारोगे इस बॉल पे, तो इसका जो सामने वाला भाग होगा ये आपका चमकेगा, लेकिन पिछला वाला भाग जो होगा वो नहीं चमकेगा। अब आप क्या करोगे, बॉल को थोड़ा सा घुमा दो। जब बॉल को घुमा दोगे तो ये वाला भाग आगे आ जाएगा, ये वाला भाग चला जाएगा पीछे। तो ये वाला भाग जो आगे आएगा, तो वो जो जब आगे वाला जो भाग आएगा तो वहां पे दिन हो जाएगा, मतलब वहां पे उजाला हो जाएगा। जो जिसपे उजाला था वो भाग चला जाएगा पीछे, तो वहां पे अंधेरा हो जाएगा। तो इसी तरीके से होता है हमारे पृथ्वी में के लिए, ठीक है। अब देखो प्रदीप्ति वृत्त क्या है? प्रदीप्ति वृत्त को हम समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखो प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है, ये जो है जैसे जहां पर अब जब पृथ्वी घूमती है तो होता क्या है, सूर्य की किरणें जो भाग इसके सामने आता है वहां पर पड़ती हैं सूर्य की किरणें, ठीक है। जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो उसका आधा भाग चमकेगा, आधा भाग चमकेगा। तो वास्तव में जो आधा भाग चमकता है वो एक तरीके से वृत्त के रूप में होता है। ये जो है ना, यहाँ पर आपको सामने से लाइन दिख रही है, लेकिन ये एक्चुअली वृत्त के रूप में है। तो ये वृत्त के रूप में जब होता है तो इसी वृत्त को हम क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, क्योंकि ये चमकता है, ठीक है। चमकने वाला भाग होता है, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं? प्रदीप्ति वृत्त कह देते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एक चीज और देख लो, यहाँ पे देखो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने बताया भी था, जो पृथ्वी जो है आपकी कितने डिग्री घूमी हुई है? अपनी पृथ्वी का कक्षीय समतल से लगभग 66.5 डिग्री पर उसका अक्ष झुका हुआ है। और जो कक्षीय समतल पर लंब जो है, अगर इस वाले से बात करें तो इस वाले से ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री झुकी हुई है, और ऊपर जो लंब पर इस पर डालते हैं हम, यहाँ से जो है 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लो, देखो यहाँ पर मैंने कल आपको बताया भी था कि यहाँ पर क्या है आपका, पृथ्वी को जो बिल्कुल बीचों बीच भाग से बांटती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। विषुवत रेखा कहते हैं, ये मैंने कल बताया था। और 23.5 डिग्री पर जो रेखा होती है उत्तरी गोलार्ध में, उसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री पर दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, जो मकर रेखा होती है वो दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है, कर्क रेखा आपकी उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। और ये जो आपका होता है उत्तरी ध्रुव होता है, ये वाला होता है दक्षिणी ध्रुव। इसकी डिटेल में अगर जानना है आपको तो आप मेरा पहले वाला वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पढ़िए, देखो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। ये तो आपको पता ही है कि जिस भाग पर उसका सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उस भाग में दिन होगा, वहां पर क्या होगी? गर्मी होगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, वो पूरे समय के लिए ठंड पड़ेगी, ठीक है। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो अगर पृथ्वी नहीं घूमती
तो एक भाग पे अंधेरा होता, एक भाग पे उजाला होता। तो इस तरीके से जो अंधेरे वाला भाग होता वहां पे जीवन पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि भाई पेड़ पौधों के लिए क्या जरूरी होता है, सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अगर पृथ्वी नहीं घूमे तो, पृथ्वी अगर नहीं घूमे तो एक ही भाग इसका ऐसा बचेगा जहां पर जीवन पॉसिबल होगा, जहां पर अंधेरा होगा वहां पर जीवन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर इस फिगर से को हम समझेंगे कि इस फिगर का मतलब क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है और यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है हर बार सी टेट में 100% बनता है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले देखो हम इसको समझ लेते हैं। देखो पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे हम क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। मैंने बताया ही था कि जो है ये सूर्य है बीच में और ये पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है इस तरीके से, तो ये क्या कहलाएगी, परिक्रमण गति कहलाएगी। पृथ्वी एक वर्ष यानी 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा पाती है, लेकिन इसको हम मोटा मोटा क्या मान लेते हैं, 365 दिन मान लेते हैं, साधारण वर्ष, ठीक है। लेकिन 1/4 जो हमारा बचा हुआ है दिन, 1/4 दिन जो बचा हुआ है 365 दिन में चक्कर लगाती है, तो हम जो है 1/4 दिन को हम छोड़ देते हैं। जो 1/4 दिन होता है वो 4 साल बाद जुड़ करके, जब इसको आप 1/4 को 4 बार जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ठीक है। कितना बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो अब जो है 4 साल बाद जो हमारा वर्ष आता है वो 366 दिन का आता है, जिसको हम लीप वर्ष कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना। तो हम जो है लोग एक वर्ष में 365 दिन जोड़ते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। तो वो बाकी कहाँ जुड़ेगा, 4 साल बाद एक दिन को पूरा जोड़ करके हम एक पूरा दिन बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बच्चे को 6 घंटे मिलकर यानी एक दिन 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को हम फरवरी के महीने में जोड़ देते हैं। फरवरी जो होती है लीप वर्ष में 29 की होती है, ठीक है। इस प्रकार चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन की होती है। ऐसे वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। ये मैं आपको बता ही चुका हूं। अब देखो पृथ्वी एक्चुअली में सूर्य के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगाती है, दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। और पृथ्वी जो है पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। मतलब देखो यहाँ पे पृथ्वी जो है किस दिशा में झुकी हुई है, इस दिशा में जो झुकी हुई है, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे देखो सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत या शरद ऋतुओं में हम बांट देते हैं। एक वर्ष में जब एक पूरा वर्ष होता है उसमें देखो आपकी गर्मी आती है, सर्दी आती है, और क्या नाम है, वसंत आती है, ठीक है, और एक आती है शरद ऋतु, ठीक है। तो ये 4 ऋतुएं सामान्यतः एक वर्ष में पाई जाती हैं। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण होता है। ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब आपसे पूछ सकता है कि ये बताओ कि पृथ्वी पर दिन रात पृथ्वी की किस गति के कारण होते हैं। तो आप कहोगे कि दिन रात जो होते हैं वो पृथ्वी की घूर्णन गति या दैनिक गति या परिभ्रमण गति के कारण होते हैं। लेकिन आपसे पूछ ले कि ऋतुओं में परिवर्तन किस गति के कारण होता है, तो आप ये कहोगे ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है वो आपका परिक्रमण गति के कारण होता है। ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। अब देखो यहाँ पर इस फिगर से कुछ और चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूंगा, ठीक है। अभी हम थोड़ा और देख लेते हैं। यहाँ पर देखो कि 21 जून को जो सूर्य होता है वो उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है 21 जून को, ठीक है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा जो है अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर 6 महीने तक लगातार दिन होता है और 6 महीने तक क्या रहती है, रात रहती है। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम रहता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात होती है। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, उत्तरी अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, उत्तरी अयनांत कहते हैं। यहाँ से फिगर से समझो। देखो ये है आपका, ये रहा। देखो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर ये सूर्य है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो एक समय ऐसा आता है कि जो पृथ्वी का जो उत्तरी वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध वाला जो हिस्सा है, तो देखो उत्तरी गोलार्ध का जो हिस्सा आपका पड़ रहा है उस पर आपको ज्यादा प्रकाश आपको दिख रहा है। उत्तरी गोलार्ध पर ज्यादा प्रकाश पड़ रहा है। तो उत्तरी गोलार्ध पर ज्यादा प्रकाश कब पड़ता है,
21 जून को पड़ता है। ठीक है, अब होगा क्या, जब यहाँ पर प्रकाश पड़ रहा है तो यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर जो सूर्य होगा वो कर्क रेखा पर 21 जून को कर्क रेखा पर कैसे चमकता है, लंबवत चमकता है। तो कर्क रेखा पर लंबवत चमकने के कारण यहाँ पे क्या होती है, गर्मी ज्यादा होती है। एक चीज और ध्यान रखना कि 21 जून को जो दिन होता है ना, दिन सबसे बड़ा होता है, रात सबसे छोटी होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, दिन जो होता है 21 जून को सबसे बड़ा होता है, दिन जो है 21 जून को क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ लिखा भी है 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, तो ये कब होता है, सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम स्थिति देखेंगे 23 सितंबर की, सॉरी 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। अब हम सीधे जून से कहां पर आ गए, जून से दिसंबर में आ गए। देखो जून अभी हमारे यहाँ चल रहा है, तो अभी आपको पता है कि गर्मी क्यों इतनी अधिक पड़ रही है, क्योंकि सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा है। कर्क रेखा पर लंबवत क्यों चमक रहा है, क्योंकि सूर्य का जो उत्तरी ध्रुव है, सॉरी उत्तरी गोलार्ध है, वो सूर्य की तरफ अधिक झुका हुआ है। तो जो सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ रही है कर्क रेखा पर, लेकिन उत्तरी ध्रुव पर जो सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती, तिरछी पड़ती हैं। इसीलिए जो उत्तरी ध्रुव पर जो दिन होता है वो 6 महीने का होता है। ठीक है, और अब यहाँ देखें 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है, यहाँ पर आपको क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, वो भी किस पर, मकर रेखा पर। तो यहाँ पर क्या होगी, गर्मी होगी, सीधी सीधी बात है। जब गर्मी होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, दिन छोटे, रातें बड़ी, और वहां पे क्या होती है, सर्दी होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, दक्षिण अयनांत कहते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। ये चीज ध्यान रखना कि जो ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मतलब किस इसमें मनाया जाता है, स्टेट किस उसमें कंट्री में, तो वो किस में है, ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाता है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम फिगर से एक बार और देख लेते हैं। फिगर यहाँ पर देखो, ये जो ये वाली स्थिति जो है ये 22 दिसंबर की है। इसमें जो है दक्षिणी गोलार्ध जो है वो अधिक जो है सूर्य के उसमें आ रहा है, अधिक सूर्य के पर यहाँ पे सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ता है तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जब सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी, और यहाँ पे सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। अब क्वेश्चन आपको ये बन सकता है कि सूर्य मकर रेखा पर लंबवत कब चमकता है, तो 22 दिसंबर को चमकता है। सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत कब चमकता है, 21 जून को चमकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सूर्य यहाँ पर मकर रेखा कहाँ पर होती है, दक्षिणी गोलार्ध में होती है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा होने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर क्या पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत चमक रहा है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा 21 मार्च और 23 सितंबर। देखो एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट और भी है कि ये प्रश्न पूछा गया है आपका सीटेट में कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर क्रिसमस पर ग्रीष्म ऋतु मनाया जाता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और आपको दक्षिणी अयनांत तो समझ में आ गया होगा। दक्षिणी अयनांत की स्थिति कब आती है, 22 दिसंबर को, और ग्रीष्म अयनांत की स्थिति कब आती है, 21 जून को। ये चीज ध्यान रखना। अब देखो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता, इसलिए पृथ्वी पर दिन रात जो होते हैं बराबर होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम कह सकते हैं इक्विनॉक्स। क्या कहेंगे इंग्लिश में, इसको इक्विनॉक्स कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर 2 दिन ऐसे होते हैं जहां पर जो है पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, शरद ऋतु होगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, वसंत ऋतु होती है 23 सितंबर को। लेकिन 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। 21 मार्च को आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो वसंत ऋतु आती है वो मार्च में आती है, इसलिए ध्यान रखना 21 मार्च को हमारे यहाँ पे होगी वसंत ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, शरद ऋतु। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी लिखा है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण ही दिन रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो घूर्णन के कारण होता है दिन रात में परिवर्तन,
और परिक्रमण के कारण होता है ऋतुओं में परिवर्तन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये इतना आप समझ गए होंगे। अब हम ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, यहाँ पे इंपॉर्टेंट था ये इस फिगर से देखो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि 21 मार्च और 23 सितंबर स्थिति ऐसी होती है जहाँ पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य की किरणें होती हैं वो विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती हैं। ठीक है, विषुवत रेखा पर लंबवत, विषुवत रेखा इस तरीके की बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लंबवत चमकेंगी। ठीक, तो यहाँ पे दिन रात क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि बसंत ऋतु कब आती है, तो बसंत ऋतु आती है 21 मार्च को, और यहाँ पर जो बसंत ऋतु आएगी वो 23 सितंबर को यहाँ पर आपकी बसंत ऋतु आती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। और अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। सूर्य की चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? सूर्य की चारों की गति को हम कहते हैं परिक्रमण गति। सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? विषुवत वृत्त पर। तो मैंने बताया 2 दिन ऐसा होते हैं, 21 मार्च या फिर 23 सितंबर, 2 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे विषुवत वृत्त पर लंबवत पड़ेंगी। तो 21 मार्च इसका आंसर हो जाएगा। ग्रीस में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, ये बता दिया मैंने आपको। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण। यहाँ पर और समझ लीजिए, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं हम? दैनिक गति कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है। किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं? किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं? तो आप बताओगे कि जो आपकी शीत ऋतु होती है उसमें क्या होते हैं? दिन छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इस टाइप के वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।